Hi, how are you all? Hope you all are doing well. तो पिछले जो यहाँ तक आगे थे ये मैंने सवाल भी दिया था आपको। आज हम फ्लूइड डायनामिक्स शुरू करेंगे। तो इस सवाल का तो सिंपल है कि ये जितना डिस्प्लेस करेगा उतना यहाँ चला जाएगा। तो ये वॉल्यूम कंजर्वेशन यानी कि डिस्प्लेस कितना करेगा ए इंटू एच बाई टू, वो यहाँ चला जाएगा। मान लिया ये एक्स गया, सो एक्स इंटू और ये वाला एरिया कितना है, ये एरिया इसको घटाना पड़ेगा तो 4a माइनस ए 3a, सो एक्स इंटू 3a शुड बी एक्स इंटू 3a। तो यहाँ से आपका एक्स निकल जाएगा। क्लियर है जी? ये तो आसान है। अब मैं आ जाता हूँ मेरे आज के टॉपिक पे, फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर आ जाता हूँ मैं। आप ध्यान से देखो, मैं आपसे कुछ कुछ बातें करता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हम अब तक पढ़ते आए हैं क्या जी? फ्लूइड एट रेस्ट, ये पढ़ के आए हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अब तक हमने यही पढ़ा है। तो इसमें अगर मुझे इससे आगे मैं चल रहा हूं, अब मुझे फ्लूइड इन मोशन पढ़ना है। ठीक है जी? तो उसके लिए मैंने नई चीज, उसको बोलते हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स है क्या? सिंपल सी चीज है, फ्लूइड इन मोशन। किसमें बच्चा? मोशन। तो हमारा सारा का सारा जो अटेंशन, जो फोकस होता है वो फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर होता है कि भैया कैसे मूवमेंट कर रहे हैं वो। अब आप अगर एक पानी का जो टैब है, जो टंकी है, आप जब उसको ऑन करते हैं, हल्का सा धीरे से ऑन करो तो पानी निकलेगा, बड़ा स्मूथ निकलेगा। जैसे जैसे आप उसकी टंकी को ज़्यादा ओपन करोगे तो जो उसकी स्मूथनेस है वो चली जाएगी, रेंडमनेस बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम जो फ्लूइड है उसके पार्टिकल की मोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसकी जो मोशन होती है ना फ्लूइड की, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपने देखा होगा, नदी में पानी बहता हुआ देखा होगा, तो आप बता नहीं सकते, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन है। कोई पार्टिकल कैसे, कहीं ऐसे घूम रहा होता है पानी, कहीं ऐसे घूम रहा होता है, कहीं ऐसे चल रहा होता है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। तो ऐसे तो हम पढ़ नहीं सकते, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ना पढ़ सकते हैं भाई। तो इसी के लिए जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्टेडी फ्लो। फ्लूइड मोशन में भी हम क्या पढ़ते हैं? स्टेडी फ्लो। कौन सा जी? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का क्या मतलब है? आप ध्यान से समझना। स्टेडी फ्लो का मतलब है तुम्हारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या जी? स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब सर ये स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये क्या मतलब है? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं ना। ये तुम्हारा मान लो, ऐसे मान लो ये पाथ है और ये यहाँ पे पॉइंट मैंने बना दिया पी पॉइंट। ठीक है जी? ये ऐसे है, तुम्हारा जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे आ रहे हैं। ठीक है जी? ये ऐसे अलोंग द कर्व, ऐसे स्ट्रीम लाइन फ्लो। यानी कि जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं, पार्टिकल पार्टिकल पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब बता रहा हूं। पार्टिकल passing through passing through a given point flow with same speed। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये यहां से दो पार्टिकल आ रहे हैं ऐसे, ए और बी। ये जब यहां से पास होंगे, ए भी और बी भी, तो पी पॉइंट से सेम वेलोसिटी से पास होंगे। पहले ए पास करेगा, ए आगे चला गया, फिर बी आएगा, यहाँ पे बी होगा तो बी भी सेम वेलोसिटी से ही पास करेगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन फ्लो। कोई भी स्ट्रीम लाइन फ्लो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। एक दूसरे को कट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को कट करेंगे, अगर ये दो स्ट्रीम लाइन फ्लो कट करेंगे तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, तो स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन ही नहीं, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि हमने स्टेडी फ्लो क्या बनाया? हमने एक ऐसा फ्लो बनाया है कि वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो।
आइडियल आइडियल सिचुएशन बनाई है हमने, कोई ऐसे बस ऐसे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, नहीं भाई, आप देख लो ना, टेंजेंट ही अलग अलग है, डिफरेंट स्पीड से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट वेलोसिटी से। लेकिन बात यह है, अगर इस पी पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास करेगा, और ऑन कमिंग जो पार्टिकल होगा विल पास विद द सेम स्पीड एंड सेम वेलोसिटी, मतलब आप वेलोसिटी कह सकते हो, तो उसमें दोनों डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों आ जाएगा, ठीक है जी। विद सेम स्पीड की जगह सेम वेलोसिटी कर लो इसको, विद सेम वेलोसिटी, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, सब चीज़ सेम, तो इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। और हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी कर्व है, हमने माना है, हमने सिचुएशन बनाई है, क्योंकि हमें पढ़ना है ना फ्लूइड के बारे में, तो ऐसे रैंडम तो हम पढ़ नहीं सकते कि वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 भी चल रहा है। तो हमने क्या, हम आइडियल फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड ऐसे नॉर्मली स्मूथली फ्लो कर रहा है ऐसे, और लाइंस में फ्लो कर रहा है। मतलब जैसे ये मान लो ये वाटर है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, लेयर्स में फ्लो कर रहा है कुल मिला के। दूसरी बात, ये लेयर दूसरे वाली लेयर के ऊपर ऐसे चल रही है, मूव कर रही है, तो ये लेयर एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा कोई भी, तो ये सबकी वेलोसिटी क्या है, इस सारे पॉइंट की वेलोसिटी इस मोमेंट पे v ही है। तो ये सारे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, यानी कि नॉन विस्कस फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइडियल फ्लूइड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किस किस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, नॉन विस्कस फोर्स, नॉन विस्कस, ठीक है जी। दूसरा इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी क्या रहती है तुम्हारी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़े चेंज हो कोई, इसका मतलब क्या होता है, जो फोर्स है बिटवीन लेयर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या है तुम्हारा, जीरो। क्योंकि होता क्या है, अगर आप सच में सिचुएशनल बात करें, तो जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, जो कि करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स उनके, और रिलेटिव मोशन आएगी ना। आप खुद सोचो कि एक ब्लॉक है, अगर ऊपर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से, तो हम कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन लगेगा इनके बीच में, ठीक है। अगर ये स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ना इनके बीच में, फ्रिक्शन लगेगा, क्यों, रिलेटिव मोशन की वजह से। सेम यहाँ होता है, लेकिन हम आइडियल सिचुएशन में क्या पढ़ते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, मस्त अपना। यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब ये है कि ये अगर इतने हिस्से में ये ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, तो इस सब की सेम स्ट्रीम लाइन फ्लो, सेम स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी कि जो यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, ये ऐसे स्ट्रीम लाइन फ्लो है, बिल्कुल एकदम आराम से पास हो रहे हैं बेचारे, सेम वेलोसिटी से। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एट गिवन पॉइंट पार्टिकल पास विद द सेम वेलोसिटी। तो यहाँ अब चीज़ें तुम्हारी सारी मेरे हिसाब से, जो मैंने एक भूमिका जो फ्लूइड डायनामिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, कुल मिला के मोटी मोटी बात है कि हम आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। थोड़ा मैं आपको एनसीईआरटी, क्योंकि थियोरेटिकल है, वो पढ़वा देता हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा चीज़ें बन जाए। आप यहाँ से पढ़ो, क्या नाम है, यहाँ से, टू फ्लो द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेट टू बी steady if at a given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time, मतलब same। this does not mean that the velocity at different point in space is same, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सेम होगी वेलोसिटी, नहीं। लेकिन लेकिन द वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल मे चेंज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से जो पार्टिकल पास हुआ यहाँ पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट every other particle which passes the second point behave exactly as the previous particle that just passed that point, क्लियर है जी। ईच पार्टिकल फॉलोज ए स्मूथ पाथ, यानी कि अब जो हर पार्टिकल, अब सब जा रहे हैं सेम से। अब एक बात बताओ, जो पीछे से आया वो यहाँ से सेम उससे ही पास होगा, तो एक स्मूथ फ्लो बन गया ना ऐसे, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। तो हर पार्टिकल सेम पाथ उसको फॉलो करना पड़ेगा इस लाइन पे, जो पीछे से आ रहा है उसको पी से ऐसे ही पास करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये हम आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। द पाथ टेकन बाय फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टेडी फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो हम पढ़ने वाले हैं।
द कर्व पी क्यू is like a permanent map of fluid flow indicating how the fluid streams, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने सिचुएशन बनाई है, हमने ये सिचुएशन, इसके नीचे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, हमने आइडियल सिचुएशन बना ली, कि आइडियल सिचुएशन बना ली हमने, जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो था वो सेम टू सेम रहने वाला है। जैसे कि अगर हम प्रॉपर एक टिपिकल ट्रेजेक्ट्री बनाए, जैसे ये वाला ऐसे बना लिया आपने, ये वाला ऐसे बना लिया, ये वाला ऐसे बना लिया, ठीक है, आपने बना लिया, ये क्या बनाया आपने, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो बना लिया ऐसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपने स्ट्रीमलाइन फ्लो बना लिया, तो ये वाला ये वाले को कट नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो, ये अलग मूव कर रहा है, ये अलग मूव कर रहा है, जो कि ये आगे कहता है। आगे देखो, नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस for if they do, an oncoming fluid particle can go either one way or the other. The flow would not be steady. और हमें तो स्टेडी फ्लो ही पढ़ना है। Hence in steady flow the map of flow is stationary in time. How do we draw closely spaced streamline? If we intend to show streamline of every fluid particle, we would end up with a continuum of line. Consider planes perpendicular to the direction of fluid flow. Example 3 point PQR. ये देखो PQR, ये आपने ही मान लिया। क्लियर है जी? तो यहाँ कुछ ऐसे फ्लो है, कुल मिला के बात ये है कि हम इस स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इस पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास होगा, कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी सेम होगी, मोटा मोटा बस इतनी बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। अब इससे आगे हम शुरू करते हैं, क्योंकि अब मुझे इसकी फिजिक्स पढ़नी है, तो इससे आगे हम पहला टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं, जिसके ऊपर सवाल भी आएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है जी। तो हम आइडियल फ्लूइड के बारे में तो मोटा मोटा मुझे सेट करना था कि हम आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपसे मैं पूछूं, आप एक पाइप है, एक पाइप से आप पानी निकाल रहे हो, पानी निकल रहा है पाइप से, पाइप से पानी जितना निकल रहा पीछे कहीं से तो आ रहा होगा ना, यानी कि जितना मास एंटर किया उतना ही बाहर निकल रहा होगा। मान लो जी ये पाइप है, यहाँ से पानी निकल रहा है, dt टाइम में इतना पानी पास हो गया, इतना वॉल्यूम, तो भाई इतना वॉल्यूम आया भी तो होगा ना, पीछे से आ रहा होगा तभी तो पास, यानी कि जितना आया उतना गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये यहाँ भी लगेगी, ये आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आएगी, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज निकल गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये एक्सप्रेशन जो होता है इज बेस्ड ऑन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना जी। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं इस बात को पूरे और थोड़े से अच्छे तरीके से मैथ्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अब चलो लिखने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ऐसे ले लिया जी, ठीक है जी। ये यहाँ से आ गया जी, ठीक है जी। अब ये वाला अपन ने मान लिया जी, ये x मान लिया, ये भी मतलब छोटा छोटा मान रहा हूँ, ये भी अपन ने x मान लिया, ठीक है, स्मॉल है। यहाँ पार्टिकल ये छोटा सा मैंने वॉल्यूम माना है, यहाँ एरिया मैंने मान लिया जी A1, और यहाँ का एरिया मान लिया अपन ने A2, यहाँ की वेलोसिटी V2 और यहाँ की V1। स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो यहाँ की मैंने V1 मान ली और यहाँ की मैंने वही सेम V2 मान ली। सीधी सी बात है, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहे हैं ऐसे, स्ट्रीमलाइन फ्लो बन रहा है ऐसे, ऐसे बढ़िया क्लोजली पैक्ड हैं सारे ऐसे। जितना मास यहाँ से, अब ये जितना मास यहाँ से
एंटर हुआ उतना ही बाहर निकलेगा। ये बात आप मानते हो? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं इस बात को अच्छे से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू फ्लूइड लीविंग। भाई जितना पर यूनिट टाइम एक साइड में एक, भाई आप ये समझो ये चीज़ ऐसे भरी हुई है, ये आपने पानी से भर दिया, ये पूरा ऐसे पानी से भर दिया, लिक्विड से भर दिया, पानी से भर दिया ऐसे। अब आप यहाँ से पानी एंटर करा रहे हो 2 kg, तो भाई वो अंदर जाएगा ना 2 किलो पानी। पर यूनिट टाइम में 2 kg पानी आपने अंदर दिया तो 2 kg यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कोई अलग से स्पेस तो आने वाला है नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ी ना इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्लूइड लिविंग पर यूनिट टाइम। तो इसको लिखा जा सकता है एंटर, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ dm/dt एट 1, अगर इसमें फर्स्ट पोजीशन मान लूँ dm/dt एट सेकेंड, तो d/dt अपन इसको लिख सकते हैं मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी तो सेम ही है, सेम रहती है, इंटू वॉल्यूम यानी कि एरिया A1 इंटू एक्स शुड बी इक्वल्स टू d/dt, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एक्स, सो रो A1 dx/dt, रो ये x1 सॉरी और ये x2, x1 x2 dx/dt, और ये हो जाएगा रो A2 dx2/dt। तो ये तुम्हारा क्या आ गया जी, रो A1 V1 शुड बी इक्वल्स टू रो A2 V2। तो रो से रो कैंसिल हो गया क्योंकि आप आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हो, सो A2 V2। तो ये तुम्हारी जो फाइनल इक्वेशन आई, ये बेस्ड आई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो ए और वी का प्रोडक्ट है, जो मैं सवालों में अब यूज करूंगा, ए और वी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है, मैं फिर से इसको बात को समझा देता हूँ कि जितना फ्लूइड एंटर किया उतना ही फ्लूइड बाहर निकला। ठीक है जी, जितना मास पर यूनिट टाइम एंटर किया उतना मास पर यूनिट टाइम तुम्हारा बाहर निकला। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें याद रखनी है वो याद रखना है कि ए इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चीज़ों को और देखूँ, इसको जो हम सवालों में भी और एक और एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, अगर मैं d/dt ऑफ वॉल्यूम लिख लूँ, वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू लेंथ। अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्या है तुम्हारा, एरिया इंटू ये लेंथ, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। आप बचपन से एक ही बात पढ़ते आए हो, एरिया इंटू लेंथ। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये d/dt क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू a dx/dt। सो आई कैन राइट इट एज a इंटू वी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ए वी, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको वॉल्यूम, अब इस बात को कैसे लिखा जा सकता है, dv/dt विल बी इक्वल्स टू a इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, और जी स्मॉल वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। इन बात का खास ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड जितना एंटर कर रहा है वो a डॉट वी के बराबर होगा। ये जो स्टेटमेंट आया, ये वाला जो हमने, ये जो स्टेटमेंट आया निकल के कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, एक चीज़ तो ये हमें याद रखनी है। एक चीज़ हो गया हमारा ए वी इज इक्वल टू है हमारा कांस्टेंट, जितना मास आया उतना गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ देखो आपने, हमने डेंसिटी को कट किया है, हमने डेंसिटी ये मानी है कि सेम है। तो ये जो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ, हमने क्या किया है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना जी, किसके लिए है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब डेंसिटी आप चेंज नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपने स्टेटमेंट देखा है। ठीक है जी,
अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जैसे मैंने मान लो कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो ले लिया, वही सेम एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम था, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो जैसे वो कह रहा था ना आपसे कि आप, मैंने क्या किया, ये जो देखने का मतलब है, ये मैंने परपेंडिकुलर ये प्लेन कंसिडर कर लिए। और ये प्लेन जो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्लेन ले लोगे, कि आपने ये इतना बड़ा प्लेन ले लिया, ये इतना बड़ा प्लेन ले, ऐसे नहीं। वो प्लेन ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे। इसकी बाउंड्रीज को ही डिफाइन करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल, ये जो इसने ऐसे बना रखा है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये वाला। ये मान लो आप प्लेन है ऐसे, ये प्लेन, लाइन खींच लो तो आपको क्लियर होए। ठीक है, ये लाइन खींच लो ऐसे। तो ये अगर मैं इसका एरिया AP, ये AR, और ये AQ, तो हमने तो अब स्ट्रीमलाइन, हम तो कौन सा आइडियल फ्लूइड की कंडीशन पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, इनकम्प्रेसिबल पढ़ रहे हैं। तो हमें तो अब एक बात पता है कि AB क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब ये चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है, AB क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। हम जो पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे ना। अगर AB कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस वेलोसिटी को VP लिखूं, इस वेलोसिटी को यहाँ फ्लूइड की VR लिख दूं, और यहाँ VQ लिख दूं, तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे कि P और R में अगर कंपेयर करूं मैं, तो आपको दिख रहा है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा, अगर ये एरिया इक्वल है तो वेलोसिटी भी इक्वल होगी। अगर यहाँ मैं कंपेयर करूं तो AP इज लेस देन AR, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर AP इज लेस देन, यानी कि VP विल बी ग्रेटर देन VQ। भाई तुम्हारा AV जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना है, तो आप यहाँ से अगर, तो जी आप देखोगे तो AP आपका क्या आ जाएगा, AP VP, यही तो देख रहे हो आप, विल बी इक्वल्स टू किसके होगा, VR AR, VR AR। ठीक है, यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल सबकी वेलोसिटी की प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट दोनों बराबर, ये मैं प्रूव करके आया हूँ, यही कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब आप अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि AP डिवाइड बाई, अगर मैं AR करूँ, तो AP बाई AR अगर करोगे तो लेस देन 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर AP बाई AR, इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, लिख लो। सो VR बाई VP, कोई दिक्कत है? अगर ये लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 आना पड़ेगा ना, मैथ से भैया। यानी कि VR शुड बी लेस देन VP। क्लियर है? यानी कि VR कैसा होना चाहिए, VR लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है, यहाँ पे ज्यादा। अब ये मुझे पहले भी पता है, कैसे, बिना ये कुछ करे मैं बता सकता हूँ, मेरे को इतनी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है भैया। एक बात बताओ, अगर AB कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट 10 है, आप कह रहे हो आपने A घटा दिया, तो V को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो इन दोनों का मिलके 10 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर A तुम्हारा क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो AP, तो A तुम्हारा क्या है, कम है, AR क्या है तुम्हारा ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ बढ़ोगे, ऐसे बढ़ते जा रहे हो, तो एरिया आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सेम रिजल्ट ये बता रहा है मुझे। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं, बेसिक सवाल है, इसका ज्यादा यूज तो फिर हम, जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली में जाके मैं थ्योरम जो है उसमें सारी ज्यादा यूज वहीं पे आएगा, उन सवालों को मिक्स करके तब करेंगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये बेसिक सवाल है, तो ये बेसिक सवाल कुछ ऐसा है कि ये आपको गिवन है यहाँ से कि कितने मीटर पर सेकंड से यहाँ से मास एंटर किया, वही फ्लूइड एंटर किया, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो वी बताना है आप। तो वही है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, यानी कि AV कांस्टेंट रहेगा। AV क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट। तो जी आप लिख लो इसको, AV क्या रहेगा तुम्हारा जी, कांस्टेंट। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकला। मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, यानी कि AB इनिशियल, इनिशियल कितना है जी, इनिशियल लिख लो आप, 6 × 3A इज इक्वल्स टू 2A × 1.5 प्लस 1.5A × V। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया जी, 18A। अब A तो कैंसिल ही कर दो, इसको साथ साथ ढोने की क्या जरूरत है भैया तुम्हें। 18 माइनस ये कितना हो गया, 3 डिवाइड बाई 1.5 विल बी इक्वल्स टू V। थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, तो 15 बाई 1.5 will be equals to V, so V will be equals to 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया मैंने, जितना एंटर किया, यानी कि AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इनिशियल फाइनल यहाँ से निकल रहा है, तो फाइनल मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये दोनों AV क्या रहना चाहिए तुम्हारा, कांस्टेंट रहना चाहिए। इस पे बेस्ड मैंने सवाल सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आगे हम जो सॉल्व करते हैं ना, वो
यहाँ तक तो इसका ठीक है, ये तो बेसिक यूज हो गया। अब इसके बाद ये मिक्स होके फिर हम बर्नौली इक्वेशन के अंदर सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, तो हम आज की वीडियो में सिर्फ मैं बर्नौली इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बर्नौली इक्वेशन प्रूफ नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बर्नौली के बारे में बात करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, चक्कर क्या है पहले आप समझ लो, क्योंकि इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यूज करनी आनी चाहिए, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो है क्या कि बर्नौली इक्वेशन जो बेस्ड होती है ना, जो बर्नौली, पहली बात तो ये जो स्विस फिजिसिस्ट था, ठीक है जी, इसने डेवलप किया था रिलेशन। कब डेवलप किया था ये? इसने दिया था रिलेशन 1738 के अराउंड, अराउंड नहीं मतलब 1738 में उसने रिलेशन दिया था। किस किस के बीच में, वो मैं बात करूंगा। पहली बात, सबसे पहली बात, हमने अजम्पशन क्या ली है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। आप कहोगे हाँ सर, नॉन विस्कस के बारे में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, यानी कि नॉन विस्कस का मतलब है कि जो ये जो आपने फ्लो ले रहे हो, ये जो लेयर्स हैं, ये एक दूसरे पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है इसमें। इंटरनल फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा? जीरो, यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अभी तक हम इसके बारे में, हमने जो पूरा चैप्टर बिल्ड किया है फ्लूइड का फ्लो, वो ये पढ़ रहे हैं। अब है क्या, देखो, फ्लूइड का जो फ्लो है ना बच्चे, आपको भी पता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। लिख देते हैं अपन, ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, क्योंकि भैया फ्लूइड तो ऐसे भी, आपने रिवर का फ्लो देखा होगा, तो कोई ऐसा फिक्स तो फ्लो है नहीं कि एकदम स्मूथली फ्लो कर रहा है, ऐसे आपको बिल्कुल एकदम ऐसे फ्लो होता दिखाई दे रहा है। डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, डेंसिटी भी वेरी करती है भाई। तो हम डेंसिटी कांस्टेंट मान रहे हैं, फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथली फ्लो हो रहा है, एकदम हर पार्टिकल वैसे ही फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन हमने फ्लो माना हुआ है। तो हमने सारा का सारा जो भी डिजाइन किया हुआ है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बेस पे आइडियल फ्लूइड के लिए। तो बर्नौली ने भी सेम ही चीज करी कि जो आइडियल फ्लूइड है, अब इसने उसके बारे में चीज की। इसने क्या किया, आपने जो ले रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आपने डिफाइन करी, वो कुछ ऐसे करी थी। मान ले छोटा सा एरिया ये ऐसे है, ये यहाँ है, यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है, यहाँ वेलोसिटी बच्चे V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। क्लियर है? ये ग्राउंड से ऊपर ये पाइप है और ये ऐसे वेरी कर रहा है। तो बर्नौली क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना। बर्नौली कह रहा है कि ये हाइट क्या है, हाइट भी वेरी कर रही है दोनों की। भाई यहाँ मैं H1 लिख लेता हूँ, ये H1 है और ये पॉइंट है H2 पर। और फ्लो तो कैसा है, अगर मैं दो पॉइंट पकड़ लूँ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तो ऐसा है, ये फ्लो, यही तो लिया हमने कि एक इमेजिनरी कर्व के अलोंग ये पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहे हैं। यहाँ सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होगा, इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होगा। ठीक है, अब आप खुद एक बात बताओ, हाइट भी वेरी कर रही है, हाइट वेरी कर रही है, तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी कर रही होगी। ये जो फ्लूइड का पार्टिकल, ये पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी कर रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतना तो समझ में आ रहा है ना? अब आप एक बात बताओ, अगर ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक ये चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? फोर्स तो लगेगा ना, बिना फोर्स लगे वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी? फिर तो यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तुम्हें फोर्स की तो जरूरत पड़ेगी। अब फोर्स कैसे आएगा? फ्लूइड से ही आएगा। अरे भाई, फ्लूइड का पार्टिकल है तो बाहर से थोड़ी ना आएगा, फ्लूइड ही फोर्स लगाएगा। फ्लूइड जो फोर्स लगाता है वो किसकी टर्म में मेजर करते हैं? प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर भी वेरी कर रहा होगा, ये बात भी सेट होगी। तो बर्नौली जो कहता है, जो डेनियल बर्नौली, इसका पूरा नाम था डेनियल बर्नौली, डेनियल बर्नौली जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेके, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हो आप। तो जो इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी होगी, जो इस पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कंजर्व रहेगी, सेम ही इस पॉइंट पर रहेगी। तो इसका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बर्नौली इक्वेशन लिखता हूं आपको इन टर्म पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं क्या लिखता हूं? बर्नौली इक्वेशन।
आप ध्यान से देखना, फिर उसको समझाता हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और ये आगे लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, तो चलता रहेगा। तो बर्नौली कहता है कि हर जो ईच एलिमेंट, ईच वॉल्यूम, ये जितना भी ये वॉल्यूम है, मान लो अगर ये वॉल्यूम, आप ये छोटा सा वॉल्यूम पकड़ लो आप, डेल्टा एल, कि हर वॉल्यूम, बर्नौली कहता है कि ईच वॉल्यूम, थोड़ा सा लिख भी देता हूं, ईच वॉल्यूम एट ए पॉइंट इन फ्लूइड इज एसोसिएट, प्रॉपरली लिख देता हूं, विद, समझा तो दिया ही मैंने, विद 3 काइंड ऑफ एनर्जी। पहला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये क्या करता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है इसकी इक्वेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसके बेसिस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे ये क्या कहता है? ये कहता है, इक्वेशन ये कहती है कि अगर आप 2 पॉइंट हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ, अगर आप देखो डेल्टा एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, भाई हर मास के पास, तो मैं डेल्टा एम मास मान लूँ ना, छोटा सा मास डेल्टा एम, तो डेल्टा एम, अब एक बात बताओ ये क्या बन गया? ये कहोगे आप ये तो वेलोसिटी है, आप कहोगे मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सर डेंसिटी बन गया, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि ये इजी फॉर्म बनाने के लिए पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं मैं। ठीक है जी, अब देखना आप इजी फॉर्म निकल के आ जाएगी और ये याद भी रहती है हमेशा। इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा एम जी एच डिवाइड बाई वी, ये क्या बन गया तुम्हारा? रो जी एच। यहां जब आओगे तो प्रेशर, तो P इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाई तुम्हारा कितना आ जाएगा? वॉल्यूम। तो जब ये A इंटू डेल्टा एल वॉल्यूम, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा खाली P प्रेशर। तो बर्नौली कहता है, बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? ऑन द बेसिस ऑफ, बर्नौली कहता है ऑन द बेसिस ऑफ, कोई एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, P प्लस, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रो जी एच। और ये वाली फॉर्म बड़ी फेमस है, इसकी 2 फॉर्म और हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम इक्वेशंस में जनरली इन्हीं को लगा रहे होंगे। तो इसमें P क्या होता है यहाँ पे? प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, ये किसके, ये क्या है? एनर्जी, इक्वेशन क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे कांस्टेंट है, कंजर्व है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ और एनर्जी पर यूनिट यहाँ, ए और ये बी पॉइंट अगर मैं पकड़ लूँ तो ये इजिली इनके बीच में लगा सकता हूँ। और P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये नॉर्मल सी बात है। अब इसके कुछ और भी रूप हैं। रूप कुछ नहीं है, अगर मैं मान लो मुझे लिखना है पहला, जैसे कि सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मुझे लिखनी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं कह दूं कि मुझे लिखनी है एनर्जी पर यूनिट, पहले ले लेते हैं, चलो मास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेट इसके बाद कर लेंगे। तो आपने जो निकाला है, आपने एनर्जी पर यूनिट, तो एनर्जी कैसे है? जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम बी स्क्वायर। मास पर यूनिट मास, मास से मास डिवाइड कर दो, यानी कि वी स्क्वायर बाई 2 आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी तुम्हारी? एम जी एच। वो डेल्टा एम मैं जनरल सीधा सीधा बस करके दिखा रहा हूँ, ये जी एच आ जाएगा। और प्रेशर एनर्जी, प्रेशर क्या था? P इंटू ये A इंटू डेल्टा एल ऐसे था, डिवाइड बाई M कर दोगे, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा P, ये वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम को इधर ले आओ नीचे, सेम ही बात पड़ेगी, तो P बाई रो। ठीक है जी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? अब ये बस वही है, वहां मैंने किससे डिवाइड किया था? वॉल्यूम से। यहाँ किससे डिवाइड करना है? मास से। तो मास से डिवाइड करके आ जाएगा P बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस टर्म में लिख लो, यानी कि ये ऐसे बोल लो कि एनर्जी, ये है एक एक्सप्रेशन पर यूनिट मास, ये कंजर्व रहेगा। सिमिलरली, सिमिलरली जब हम वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो तीसरी इसकी फॉर्म होती है एनर्जी पर यूनिट वेट।
अब वेट से डिवाइड कर दो, mg से डिवाइड कर दो, हाफ mv स्क्वायर। तो वैसे अब मैं सीधा लिख रहा हूँ सॉल्व करने की, वो आप खुद चेंज कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि भाई वेट से डिवाइड करोगे तो g और आ जाएगा ना, तो देखो मैंने हर जगह g ऐड कर दिया है, सेम ही चीज है यहाँ बस। क्योंकि वेट से डिवाइड करोगे तो mg से डिवाइड करना पड़ेगा, m से तो ऑलरेडी आपने ये आ गया, मास से डिवाइड कर, g से और डिवाइड कर दो तो यहाँ g ऐड कर दो, यहाँ g करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या है, कई बार आता क्या है, अब क्या है ना, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जेई मेंस में तो क्या है, कुछ नहीं, एक्सप्रेशन ही आएगा और इक्वेशन बेस्ड होता है। नीट में कई बार क्या पूछ लेता है कि बताओ प्रेशर हेड बताओ, तो इसको जो बोलते हैं, अब इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, नाम है बस। और ये तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो कई बार अगर वो वेट के टर्म में एनर्जी पर यूनिट मास आ जाए आपको कि एनर्जी पर यूनिट मास पहचानो, एनर्जी पर यूनिट वेट पहचानो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पहचानो, तो वो आपको आनी चाहिए। हाँ, हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है ये मैं फिर से एक बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस पे बर्नौली ने दिया था, आइडियल फ्लूइड के लिए सारी इनकम्प्रेसिबल, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का वेलोसिटी का देखो चेंज है ना, वेलोसिटी का तो बिना फोर्स लगे तो चेंज नहीं होगी। फोर्स कहाँ से, बाहर से तो कहीं आएगा नहीं, ऑल दो बाहर से ही आ रहा होगा। अगर भाई पानी का पाइप ऐसे है तो कहीं मोटर वोटर चल रही होगी, पानी वानी ऐसे चढ़ा रहे हो, कुछ तो फोर्स तो लगा के चढ़ा रहे होगे ना। लेकिन अल्टीमेटली इस पॉइंट पे तो पीछे फ्लूइड से ही फोर्स आ रहा होगा, तो फ्लूइड से फोर्स आने का मतलब क्या, प्रेशर की टर्म में ही लिखोगे आप। तो इसलिए इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर, प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी वो तो चेंज हो ही रही है, और हाइट आपको दिख ही रहा है, यानी कि तीनों लिंक होंगी। लेकिन जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी तीनों का जो सम होगा वो बराबर होगी। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये डैनियल बर्नौली ने दिया था आपको। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल मैं लेके और फिर नेक्स्ट क्लास में हम सवाल ही करेंगे। अभी लंबा चलेगा ये लेक्चर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद 2 लेक्चर और इस पे लगे, अच्छे से हम बात करेंगे क्योंकि इस पे बहुत सवाल आते हैं, मेन टॉपिक है ये। तो पहला बेसिक सवाल मैं कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे लगाते हैं। तो सवाल है मेरे पास ये, ऐसे करके कुछ है, मान लो जी ऐसे है, ठीक है जी, ये कुछ ऐसे गिवन है और ये एंटर कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारा जी H1, ये है जी तुम्हारा बच्चे H2, ठीक है जी। और ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बी है, ये ए पॉइंट है, ऐसे है। और आपको दे रखा है कि H1 माइनस H2 आपको गिवन है 10 मीटर, ठीक है जी। पी ए पे जो प्रेशर है वो दे दिया आपको 2 ATM, 2 एटमॉस्फेयर। फाइंड प्रेशर, फाइंड, ये सवाल है, प्रेशर एट पॉइंट बी। अब देखो सीधी सी बात है, मैं तो जानता हूं कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ऐसे कुछ फ्लो होगा नहीं होगा। तो दो पॉइंट के बीच में, दो फ्लूइड के पार्ट, भाई दो पॉइंट के बीच में ये पार्टिकल है मेरा, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, मैंने वही तो पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं तो ए और बी पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली। तो मुझे पता है पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो ए GH1, HA लिख लो चलो अभी, विल बी इक्वल्स टू PB हाफ रो VB का स्क्वायर प्लस रो 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 GHB, ठीक है, उस पॉइंट की, कि ग्राउंड से आप रेफरेंस भी तो लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, बिना रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी ही नहीं जा सकती। अब आप आ जाओ अब मेन बात पे, ध्यान से बताओ मुझे। ये PA का प्रेशर, PA आपने लिख लिया, चलो, प्लस हाफ रो डेंसिटी जो वाटर की है, ठीक है, VA कितना है, 5 का स्क्वायर, प्लस अगला क्या है जी, रो, तो सॉरी रो ए लिख दिया मैंने यहाँ, रो ए यानी कि रो ही होगा, डेंसिटी तो सेम ही है, तो यानी कि रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू H1 विल बी इक्वल्स टू, पी भी आपको निकालना है, प्लस हाफ रो
अब वी बी तो पता ही नहीं है, तो वी बी को अभी क्या ऐसे के ऐसा ही लिख लो, वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। आप ध्यान से देखो, मेरे पास मुझे ये निकालना है, ठीक है, ये भी पता है, ऑलरेडी गिवन है एच वन माइनस एच टू, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो एच वन माइनस एच टू, रो जी तो पता ही है, रो कितना है 10⁻³ इंटू जी, तो सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है, बस मुझे एक वी बी पता चल जाए। अब यहां आएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसीलिए पढ़ाई गई है। अब मैं यूज करूंगा किसका बच्चे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि 5 इंटू, इसीलिए देखो उसने एरिया दे रखा है, 5 × 4 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू वी बी, भाई ए वी का प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू ए वी का प्रोडक्ट, तो 2 पॉइंट के बीच में 5 से 5, यानी कि वी बी तुमने निकाल लिया 4 मीटर पर सेकेंड। अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, तो यानी कि पी बी विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस हाफ रो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस रो जी एच वन माइनस एच टू। एच वन माइनस एच टू आपको कितना दे रखा है, यानी कि 2 प्लस हाफ इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना होगा जी 25 माइनस 16 यानी कि 9 इंटू, और देखो ध्यान से, हाँ 25 माइनस 9 कितना हो गया, ठीक है जी, प्लस 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10, देख रहे हैं आप, ये 10 है ना, तो ये 10 रख दिया, तो आपका आंसर आया जी 2 प्लस ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ से आप करोगे तो 4.5 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ से आ जाएगा जी आपका 10⁻5। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना होता है, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 एटीएम हो गया। ये तो ये मैं ऑलरेडी यूनिट एटीएम मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ एटीएम में ही दे रखा था, उसको ही लेके चल रहा हूँ मैं, यूनिट में कन्वर्ट नहीं करी अभी। सो पी वी विल बी इक्वल्स टू 2 + 1 प्लस इसको कन्वर्ट करने के लिए 4.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻5, इसको भी कन्वर्ट करो तो ये कितना बन जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा जी ऊपर 4.5 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 3.045 ATM पीबी का प्रेशर आ गया। आई होप कि आपको इक्वेशन लगानी आई होंगी। ये मैंने सिर्फ एक बेसिक सवाल लिया, अब इसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेंगे और अगले 2 लेक्चर कम से कम इस पे मैं बिताऊंगा आपके साथ, ताकि आपकी हर एक चीज़ में हर एंगल से बिल्ड करूं। पर आपको अभी के लिए जो इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये इक्वेशन तीनों, ये तो आप कन्वर्ट कर लोगे, ये तो मैंने खुद आपको कन्वर्ट करके, इसका प्रूफ वगैरह की कोई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये आपको प्रूफ दे रखा है उसने, यहाँ से कंसिडर जो फ्लो है P1 माइनस P2, ये देखो ये ले आया बर्नौली इक्वेशन, P प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगी। तो ये मेनली मुझे क्या है, ये पर यूनिट वॉल्यूम, इन अदर वर्ड्स मे बी स्टेटेड एज फॉलोज, as we move along the sum of the pressure energy, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume remains constant, जो मैंने आपको बताया है। तो ये प्रूफ हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब हमें बोर्ड्स वगैरह में तो लिखना नहीं है, ठीक है ना, तो हमें बस पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलेशन है तीनों के बीच में, ठीक है जी। अब मिलते हैं जी हम अगले लेक्चर में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।